हाँ, तो अब आज हमारे सामने बैठी हैं मंजरी जी। तो मंजरी जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। आरती, तुम्हें और सुनने वाली सभी सखियों और सगा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ आरती है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और देखो, बहुत सारी बातें भी हैं, तो हमारी जो आज के विषय है वो पहले बता देते हैं आरती की। हल्की फुल्की बातें, घर में आंगन क्यों था जरूरी। बिल्कुल, आज हम घर आंगन को लेकर आए हैं जी, और सखी सहेली के आंगन में लेकर के आए हैं। तो सब लोग, हमारे साथी लोग, सखिया लोग जुट गए हैं। तो अगला विषय क्या है आरती? बिल्कुल, अगला विषय है हमारा सखी विशेष के अंतर्गत हम लेकर आए हैं आज अश्विनी अशोकन जी को, जो कि सह संस्थापक हैं मैड स्ट्रीट डेन की। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की दुनिया में क्या होता है वो जो बहुत ज्यादा गलत काम होता है। जी। वो है आग में घी डालना। तो इस पर सब लोग अपने अपने विचार डालें और कैसा अनुभव रहा है उसके बारे में बताएं। और इस मुहावरे का उनके लिए क्या अर्थ है वो बताएं हमें। और साथ ही आंगन के विषय में बताएं, उनका आंगन घर का कैसा था, कैसे खेलते थे वो अपने आंगन में। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी एप्लीकेशंस, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यानी बड़े प्यारे से विषय हैं आरती लेकर आई हो तुम, तो हम लोग इन पर बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले गीत तुमने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा, काली पलक पिया तोरी वाला। बिल्कुल, और चोरी ना हो और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अच्छे तरीके से रह सकें, इसके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं। वो लेकर आए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशंस कौन सी हैं जिनके जरिए वो अपने आप को अच्छे से अपने सुरक्षा भी अपनी कर सकते हैं और अपनी बहुत सी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं। तो बताइए। तो आज के जो डिजिटल युग है उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशन उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाती हैं और सुविधाजनक बना सकती हैं। जैसे कि वो बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं से लेकर मनोरंजन तक हर सुविधा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं, उपलब्ध करते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अगर कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का उपयोग करना सीख लें तो उनका जीवन बहुत अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे कि हम सभी लोग ये सब चीजें उपयोग करते ही हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है, जिसकी वेबसाइट है abha.abdm.gov.in। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर की पर्चियां हैं, जांच रिपोर्ट है, इलाज का विवरण है, एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं और अस्पताल में बार बार कागजात ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपातकाल में डॉक्टर को स्वास्थ्य इतिहास बताने में आसानी होती है। बिल्कुल आरती, और इसके अलावा ऑनलाइन SBI.SBI जो भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवा है, जहां हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें FD और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी मिलती हैं। इसके साथ उमंग एप्लीकेशन जिसमें पेंशन संबंधी जानकारी रहती है, गैस बुकिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। साथ ही जीवन, जो कि भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया एक विशेष एप्लीकेशन है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं। और मेडिसेफ जो एक बेहतरीन दवा रिमाइंडर ऐप है। बिल्कुल, और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं अक्सर समय पर दवा लेना जब हम भूल जाते हैं, तो ऐसे में ये ऐप सही समय पर अलार्म बजाकर दवा की याद दिलाता है और परिजनों को भी सूचित कर सकता है कि आपको इस समय दवा देने का टाइम हो गया है। और वेल्दी और या फिर माई फिटनेस, वेल्दी यानी कि आपकी वेलबींग या आप किस तरह से स्वस्थ हैं, वो फिटनेस आपकी चेक करता है। तो ये फिटनेस पॉल, ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग का ऐप है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनकी शारीरिक गतिविधि और खान पान का ध्यान रखने में मदद करता है। और साथ ही एक और है, वो है माई स्कीम, एक सरकारी पोर्टल है जहां बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही सभी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आसानी से मिल जाती है। और है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE, जो कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है। बिल्कुल, और इसी के साथ ही scw.dosje.gov.in जो वरिष्ठ नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ऑडिबल एप्लीकेशन है। कई बुजुर्गों को पढ़ने में आंखों की कमजोरी के कारण परेशानी होती, तो उनके लिए ऑडियो बुक्स सबसे उत्तम है। यहाँ हजारों किताबों को सुनकर आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल, जो कि भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल,
बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है। जी बिल्कुल। और एल्डर लाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन है जो कि बुजुर्गों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा है। इसका टोल फ्री नंबर है 14567 यानी 14567 और हम इसके माध्यम से गरिमापूर्ण वृद्धावस्था वेबसाइट पर जाकर आवास, भावनात्मक सहयोग और कानूनी विवाद समाधान से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जीवन प्रमाण पोर्टल भी है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी जीवन प्रमाण है उसके जरिए पेंशनभोगी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिसके लिए उनको पहले जाना पड़ता था और अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बैंक में। बिल्कुल। और पेंशन भोगियों को पोर्टल पेंशनर पोर्टल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर छूट, यात्रा रियायतों और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण देता है। अब तो ऐसे फोन भी उपलब्ध हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इनमें बड़े बटन, फोटो स्पीड डायल और एक डेडिकेटेड SOS यानी आपातकालीन बटन होता है। इन फोन्स में तेज आवाज सुनने की मशीन के अनुकूल डिवाइस और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो कहना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग अपना फायदा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है आरती। बिल्कुल। अगर इनकी जानकारी हो और इनको चलाना आता है आपको, तो आप इनके जरिए बहुत ऐसी आप चीजों को, अपनी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं जिनके लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ता था, वो अब हम घर बैठे ही एक क्लिक पे कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और आरती देखो, हमारी एक साथी लिखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी अब वरदान बन गई है। उनके दैनिक जीवन को आसान, सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए कई बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध हैं जो स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन सहायता, दैनिक सुविधाओं और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। घर परिवार में बुजुर्गों को ये सहारा सहज मिल जाता है, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। सरकार भी उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कोशिशें करती रहती है। कई योजनाओं और सरकारी सुविधाओं में उन्हें खास तवज्जो या छूट दी जाती है। बिल्कुल। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अपनाना भी चाहिए। जो नई तकनीक आ रही है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। और जो कि जैसे कि हमें पेंशन की जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कोई दवा मंगानी है, तो उसके लिए हम अगर कोई घर में उस समय नहीं है तो हम इस तरह से अपने वेब के साइट के ज़रिए या फिर किसी ऐप के ज़रिए इस तरह से हम वो ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और वो दवा मंगा भी सकते हैं आराम से। बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, नागरिकों को या फिर ऐसे सीनियर सिटीजन्स को मासिक पेंशन मुहैया कराती है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं या जिनका हालचाल लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है। साथ ही कई बीमा कंपनियां भी ऐसे लोगों के लिए विशेष मेडिकल प्लान लेकर आ रही हैं। कई बीमा कंपनियों ने भी जीवन बीमा की उम्र को बढ़ाकर 70 या 75 वर्ष कर दिया है ताकि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें वित्तीय असुरक्षा का आभास ना हो सके। बिल्कुल, बहुत जरूरी भी है इस चीज के लिए कि वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस करें। तो इन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी सहायता से, और या इस तरीके की अब फोन भी चल गए हैं जिनका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपनी जरूरत के सामान भी मंगा सकते हैं। और मंजिल, इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से अंतराल का। अब हम सुनते हैं एक प्यार। हाँ तो मंजरी, इतना अच्छा प्यारा सा गाना सुनने के बाद अब हम कौन सी बात करने जा रहे हैं? देखो आरती, ये बताओ ना कि तुमने कभी आग में घी डालने का काम किया है क्या? मैंने कभी नहीं किया है आग में घी डालने का काम। हाँ, उस घी को निकालने का काम किया है, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको सुलझाने का काम किया है। ये तो बहुत अच्छा तुमने काम किया, क्योंकि जब ऐसे समय में झगड़ा हो रहा है तो आप अगर उसमें सही बीच बचाव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो भी हमें ध्यान से करना पड़ता है आरती, नहीं मालूम पड़ा हम ये ना हो खुद ही फंस गए उस चक्कर में। ये ना हो कि बात पहले झगड़े हो रही थी, आपस में बात चल रही थी, बात वाला झगड़ा हो रहा था और हमारे जाने के बाद वो लात घुसे पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखो एक साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना मुहावरा पहले से भड़के हुए झगड़े या गुस्से को और भड़का देना, स्थिति को और खराब कर देना, इसका उन्होंने मतलब लिखा है। जी।
और मुहावरे की दुनिया में ले जा रहे हो, ये अच्छी बात है। एक लिखते हैं कि वैसे तो कोई भी शुभ कार्य के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है। घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने, यानी किसी खराब परिस्थिति को और भी खराब यानी अशुभ करना होता है। बड़ी बुरी बात है। अंग्रेजी में से ऐड फ्यूल टू द फायर बोला जाता है। बहुत अच्छी सी बात लिखी इन्होंने। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोग बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बातें कहे कि जिससे झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे। इसीलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती। बिल्कुल। और एक और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि झगड़ा और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और भी बढ़ा दें। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए। और आरती कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर कहासुनी हो गई और उसको सुन करके आपका एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, लेकिन दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग गया कि इसने तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी। तो यानी आग में घी डालने का काम घर में भाई बहन के बीच में अक्सर झगड़ों में ऐसा देखा जाता है। और जब दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो तीसरा भी आकर उसमें आग में घी डालने का बिल्कुल, पड़ोसी हो चाहे भाई बहन हो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है, लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बढ़ के विकराल रूप धारण कर लेता है। और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद हैं वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है। क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते हैं तो याद आता है नहीं कितने अच्छे संबंध थे हमारे, इसके साथ आज ऐसा हो गया, तो वो बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं, तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम कर रहे हो, है ना? बल्कि हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए। जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम, तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। तो देखो भाई इतनी गीत के बाद हम लोग फिर अपनी उसी बात पर आ गए। हाँ। कि भाई आग में घी डालने वाली बात है। तो क्या कह रहे हैं श्रोता? हमारे साथी कह रहे हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने की बात शुरू कर देते हैं जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना, लड़ाई को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई जितनी ज्यादा शांत रहे उतना ही अच्छा। चाहे वो देशों के बीच हो, चाहे वो लोगों के बीच हो, घरों के बीच हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। शांति से काम लेना चाहिए, क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट कर लें अपने मन में 1 2 3 4, चाहे गुस्से में ही करें, वो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होने लगता है। बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती कि
ये लिखते हैं कि आग में घी डालना, इस मुहावरे का अर्थ है बिगड़ी हुई बात को बहुत ज्यादा बिगाड़ देना। ये हमारे जीवन में बहुत लोग करते हैं, तो कह सकते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा हमारे जीवन में सार्थक होते हैं। और मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। तो मेरा अनुभव इस मुहावरे के साथ बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, कभी कभी कोई छोटी सी बात होती है ना, लेकिन कोई आके जब वो चीज को भड़का देता है और हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास भी कर लेते हैं, है ना, और वो जो इंसान हमसे बात कह रहा है वही दूसरे से जाके कहता है, वो अलग तरीके से कहता है नमक मिर्च लगा के। तो वो चीजें ना आग में घी डालने का काम करती हैं, और वो जो मनमुटाव है, जो मनभेद है ना, वो मतभेद, वो सारे के सारे मिलके उस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं। तो यानी कहना चाहिए कि आग में घी डालने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस जब हम लोग जैसे पढ़ाई के समय ये मुहावरे हमारे पास बहुत सारे आते थे कक्षा में, जब हम पढ़ते थे, तो वो उनका अर्थ वहां पर वहीं तक सीमित रखें। बिल्कुल, ये समझाने जी, ये मुहावरे जो होते थे समझाने के लिए होते थे। तो चलिए अब हम एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। समय हो चला है एक अंतराल का। तो मंजरी, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों का और श्रोता भाइयों के साथ साथ आरती तुम्हारा भी स्वागत है। बिल्कुल, हम सुन रहे हैं क्या सखी सहेली जी। तो एक प्रोमो सुन लेते हैं। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था। एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में। वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। एक टुकड़ा धूप का। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी। मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी। 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हाँ तो मंजरी, अब क्या करें? अब बताओ तुम क्या करते हैं? एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन, सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया। जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था। 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देश भर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था, जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग 1 दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया। बिल्कुल, उन्होंने वहां पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि AI को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए। जी, और अश्विनी कहती हैं, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल को भली भांति जानती हूँ, जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है। बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने
अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्र शेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी AI तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए, जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई-कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता की प्रबल समर्थक भी हैं। उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आरती, जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, तो उसको सुनकर समझकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लौ जगती कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पे अपनी पहचान बना सकें। बिल्कुल। और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया AI के लिए, जहां पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज़्यादा लड़कियां नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, हम कुछ गीत सुन लें। जी। तो देखो भाई, हमारे गाने में भी अंगना शब्द आ गया। हाँ। तो आज हम लोग इसी पर तो बातें करते हैं। बिल्कुल, आंगन की ही बातें करनी है हमको। जी, देखो पुराने समय में घरों में जो आंगन एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी, नानी, मौसी, चाची सभी लोग आंगन में बैठ कर ही, चारपहिया होती थी, नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे, और वहीं पे सब्जी काटने से लेकर धोना, सुखाना, पछोरना, गेहूं, चकिया दरना, ये सारे जो काम होते थे सब वहीं होते थे। और जैसे ही सीजन आता था, होली आने वाली, तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी, पापड़, कचरी, अचार, ये सब चीजें डाली जाती थी और उसके लिए पूरा घर जुट जाता था। बिल्कुल, हर मौसम समझ लीजिए हमारे आंगन में उतरता था। यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे। और जो उत्सव त्योहार होते थे, यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है तो पंगत में जो खाना खाया जाता था वो भी चटाई डाल करके बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी, उसकी उस पर बैठकर लोग खाना खाते थे। तो उसका भी एक आंगन का एक अलग मजा है। और गर्मियों के दिन में, हाँ तुम क्या कहने वाली थी? मैं ही कह रही थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश। तो बारिशों का जो असली मजा होता था ना, वो आंगन में आता था। क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था, बूंदे गिरती थी, छप 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 छप, इतना मजे आते थे कि मतलब। तुम्हें याद है ना वो जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था, और जब निकासी की जो जगह होती ना, उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे कि पानी भर जाए। मुझे लगता है कि ना ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं, सभी की होंगी। सभी के घर आंगन, जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे, तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे। वहां पे सब काम किस तरह से कैसे क्या करना है वो चीजें भी करना, वहां पे एंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज का, वो भी करते थे। और देखो ना, हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से, और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे। आसपास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मजा आता था। उसी में छोटे बच्चे वही नहाते धोते, नहाना धोना, कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी माँ के साथ सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था। और आंगन में याद है जब कपड़े में, साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल के पानी से मार निकाल करके उसको साड़ियों पे मार देते, तो जो खींचना है, सुखाना है साड़ी को, वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े करके करते थे, तो बहुत मजा आता था। और रात में जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी देते हैं, अपनी यादें जब करते हैं, साझा करते हैं, तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चरपाइयां बिछा लेते थे। तो बहुत से लोगों की यादें जुड़ी होती हैं आंगन से। और मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था। और जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से, बैना जिसे कहते हैं, वो डुला करके एक दूसरे को करते थे हवा, वो भी बहुत यादगार है। और हमारे साथी क्या बिल्कुल, हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में। बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे, गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे। और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे, बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे। प्राकृतिक एयर कंडीशनर था वो, समझ लीजिए, रोशनी थी, हवा थी। आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का सबसे बड़ा जरिया था। और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक देती थी।
क्या बात है। और हमारे साथी देखो और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है। आंगन वो जगह होता है जहाँ बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनी जाती थी, जहाँ माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहाँ बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते, रेडियो सुनते थे। आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहाँ सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी ही लगती थी। मतलब सोच लो कितना सुंदर था वो समय। और आज भी जिनके आंगन वो इसका मजा लेते हैं। सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी। इसी आंगन में गिरे और संभले भी, यहीं से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई। घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियां होती हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूँ कि मेरे घर में 3 आंगन शुरू से ही, और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ। हमारी 4 बहनों और मेरे बेटे के विवाह मंडप भी बने, और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। बहुत सारी यादें साझा करिए। और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जब ढोलक पर जो गाने बजते थे, सारी औरतें मिलकर गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थीं और अपने सुख दुख की बातें कहती थीं। यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में। बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे। आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे। ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे। और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसा के चौबारे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के, और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे। याद होगा तुम्हें कि ईंटों से घर बनाते थे, खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया भी में रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था। हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियां सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता लेती थी। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं। झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं। छुई मुई का पौधा है, उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं। आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं। घर में ताज़ी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है, जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है। क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताजा हो गई हैं। और आंगन में झूला भी तो होता ना आरती, जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में यानी हमारे जमाने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे। इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता है, जैसे कि घर में हवा, प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था। साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है, जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है, जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आरामदायक बना रहता है। बिल्कुल। एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है, बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है, वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था, जहां धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियां आसानी से होती थी। और देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी। सुख दुख की बातें यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे, और शाम का खाना तो वहीं पे बनता था, किसी के यहाँ के दिन में भी बनता था। और
बहुत मतलब अच्छा वहीं पर अच्छा समय बीतता था, और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो कितनी किया करते थे। शाम को बैठकर लिखाई लोगों पढ़ाई के कर समझ रहे हैं। लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था। बिल्कुल। क्योंकि वो प्राकृतिक, एक तो हवा उसमें आती है आपको, है ना, और दूसरी चीज है वहां पे आप बैठ के अपना कोई भी, जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना, तो आपको कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते हैं। और वो याद है जब चावल बिनते थे तो गौरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डाल दिए, वो चुग रही है तो उनको भी फुदकता हुआ चूचू करता हुआ देख रहे हैं, तो बड़ा मजा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे, तो उनको दाना डालने में बहुत मजा आता था। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था जहां सुबह शाम दिया जलाया जाता था, और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाते थे, और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे, और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे। आइस पाइस कह लो या पकड़म पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी है, ये सब भी आंगन में खूब हुआ करते थे। तो उसका भी एक अपना मजा है जो है आज भी। और हर मौसम का चाहे गर्मी हो उसमें अलग तरीके से रहना, मजे करना, और चाहे बरसात हो, है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना, वो जो सूरज की रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी तो सबका ये होता था कि जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है। और जहां जहां धूप जा रही है ना, वहां पे कुर्सियां भी जा रही, चारपाई भी जा रही है, और मूंगफली भी खाते थे वहां पर बैठकर आंगन में। ये बहुत अच्छा टाइम पास था। उसके साथ जो नमक की पुड़िया याद है ना, यानी पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गए सीजन में तो वो भी काट के सब मतलब जो भी चीजें आपको जो भी काम करना है ना, सब लोग जुट के बस चलो आंगन में बैठे करना है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आनंद उठाना हो किसी चीज का। आनंद उठाते हैं गीत, बिल्कुल, एक गीत का आनंद उठाते हैं। तो भाई देखो हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में गुजार लिया। इस आंगन में हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ अभी। अब हमें चलना चाहिए। तो सभी को मंजरी वर्मा और आतिश श्रीवास्तव का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली सखी सहेली।